जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार मित्रों। आज प्रत्येक शनिवार की तरह आप लोगों के बीच मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज अनेक अन्य कारणों की वजह से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होने में मुझे विलम्ब हुआ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब लोगों के बीच आकर एक इंटरेक्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है। तो आज के संवाद कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के संबंध में। कोई भी महान व्यक्तित्व जो पैदा होता है वो महान व्यक्तित्व, तुलेश बता दो, नीचे हल्ला ना हो। नीचे जो भी महान व्यक्तित्व जो पैदा होता है वो महान व्यक्तित्व अपने विचारों के कारण, अपने विशेष सोच के कारण, एक महान चिंतन के कारण वो उसके सोच आगे जाकर के लगातार पुष्पित पल्लवित होते रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व की आज हम चर्चा करेंगे और आज की ये चर्चा मैं अपने गांव से कर रहा हूं, इसलिए मुझे एक अलग उत्साह भी फील हो रहा है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों के बीच आ रही होगी। तो आज हम दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर मैं अपने गांव से लाइव कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि मथुरा के पास नगला चंद्रभान गांव में के वो रहने वाले थे और उनकी माँ अपने मायके चली गई थी, वहीं उनका जन्म हुआ था सीकर के गांव में। 25 सितंबर 1916 को उनका जन्म हुआ था और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन रहा वो बहुत ही संघर्षों भरा जीवन रहा। 8 साल की उम्र तक ही माता के साथ साथ पिताजी का भी निधन हो चुका था। इसके अलावा 10 साल की उम्र तक माता पिता के अलावा भाई और नाना का भी जीवन का इस दुनिया को वो छोड़कर चले गए थे। 10 साल की उम्र तक ऐसा उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ रहा। लेकिन इन कष्टों के बीच वो बहुत ही तीक्ष्ण प्रतिभा के व्यक्ति थे। अजमेर बोर्ड के वो टॉपर रहे, बिरला कॉलेज पिलानी के भी वो बोर्ड के टॉपर रहे और उनको सीकर के महाराजा ने विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम किया था। और बाद में वो अपनी स्नातक के लिए कानपुर चले गए थे। वहाँ उन्होंने एमए की अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था और एमए की पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी थी उनकी बहन की तबीयत खराब होने के कारण। उन्होंने सिविल सेवा की भी परीक्षा दी थी और सिविल सेवा की परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हुए थे। लेकिन वो सरकारी नौकरी को छोड़कर राष्ट्र सेवा के लिए एक नई चिंतन के साथ वो लगातार कार्य करते चले गए और राष्ट्र की बौद्धिक चेतना को जगाना वो अत्यंत आवश्यक मानते थे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म को प्रारंभ किया था, साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को प्रारंभ किया था और दैनिक स्वदेश का भी वो प्रकाशन लगातार करते थे। इन पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से वो राष्ट्र पे एक बौद्धिक चेतना, राष्ट्र की आत्मा की चेतना को जगाने का कार्य वे लगातार करते रहे। राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए किस तरह का विचार इस देश को जरूरी है, उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक संपूर्ण चिंतन प्रस्तुत किया और एक विचार के बीज उन्होंने बोए। अखंड राष्ट्र के वे समर्थक रहे और आज़ादी के समय जब द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सामने आया उसका उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया। 21 अक्टूबर 1951 को जब जनसंघ की स्थापना हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब जनसंघ की स्थापना की तो उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी के सांगठनिक कौशल के कारण उन्हें जनसंघ के कार्य से जोड़ा गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि अगर मेरे पास मुझे 2 दीनदयाल दे दिए जाएं तो मैं पूरी भारतीय राजनीति को पलटकर बदल कर रख दूंगा। ये श्यामा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया था, इसके कारण ये व्यवधान आया था। तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करते हुए कहना चाहूँगा कि सत्ता साध्य नहीं बल्कि साधन है।
राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण का, इस तथ्य को हम लोग अगर स्वीकार कर लें, विशेषकर राजनीति से जुड़े हुए हम लोग इसे अपने जीवन का उद्देश्य मान लें और इस सिद्धांत को, इस फिलॉसफी को मान लें कि सत्ता तो साध्य नहीं बल्कि साधन है। राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण करने का जो दीनदयाल जी ने विचार जो सामने रखा था, उसे हम स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से हमें जन कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए बड़ी सफलता हम जीवन में अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्र के भविष्य के लिए दो महत्वपूर्ण दर्शन दिए, एकात्म मानववाद का और अंत्योदय का। जो पश्चिमी सिद्धांत पूरी दुनिया में उस समय चल रहे थे, और उन पश्चिमी सिद्धांतों से उनका मानना था कि भारत का संपूर्ण विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो पश्चिम के सिद्धांत हैं, सेक्युलरवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, व्यक्तिवाद, इन सब से भारत का संपूर्ण विकास संभव ही नहीं है। इस बात को उन्होंने मजबूती के साथ रखा और उन्होंने एकात्म मानववाद का जो चिंतन दिया, सभी मानव मात्र को की आत्मा को एक समान दृष्टिकोण से लेकर के संपूर्ण समाज, संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में एक राष्ट्र में कार्य करने का जो दार्शनिक आधार है, उसी से किसी राष्ट्र का भला हो सकता है, इस तरह का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। इस एकात्म मानववाद के दर्शन में किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव का, किसी प्रकार के समुदाय संबंधी भेदभाव का, किसी प्रकार के रंग संबंधी भेदभाव का, किसी प्रकार के स्थान संबंधी भेदभाव का कोई स्थान बचता नहीं है। उन्होंने भारतीयता की जो भारतीय संस्कृति के जो विचार हैं, उनको साथ में रखते हुए व्यक्ति और बनाम समाज का जो पश्चिम का जो सिद्धांत है, उसको नकारा और व्यक्ति के साथ समाज की बात उन्होंने कही। पश्चिम में मानव बनाम प्रकृति की बात होती है, अर्थात प्रकृति को और मनुष्य के विकास को वहां एंटी करके देखा गया था शुरुआती दौर में। इसका उन्होंने विरोध किया और भारतीय संस्कृति में जो प्रकृति को साथ लेकर चलने की जो परंपरा है, उसको साथ में रखते हुए उन्होंने नए विकास धारणा को सामने रखा। इसीलिए उन्होंने मानव बनाम प्रकृति नहीं, मानव के साथ प्रकृति की बात कही। और भारत की जो सोच है, उसी को उन्होंने प्रतिपादित किया कि धरती माता है, चंद्रमा मामा है, पर्वत देवता है, नदियां हमारे लिए माँ हैं। इस तरह के जो भारतीय संस्कृति के विचार थे, उनको उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन के तहत समाहित करते हुए ये नए विचार प्रस्तुत किए। आज पश्चिमी सोच के तहत दुनिया जब अंधानुकरण तरीके से पश्चिम का अंधानुकरण करती गई, तो औद्योगिक विकास को ही जब लक्ष्य मान लिया गया, तो हम चारों तरफ देखते हैं कि हमको प्रदूषण की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या का सामना करना पड़ता है, हमको ओजोन लेयर के क्षय होने की सामना करना पड़ता है। और आज पश्चिम के देश भी सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा की बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद में प्रकृति और मनुष्य के विकास को साथ लेकर चलने की भावना रही है, जो कि आज के पश्चिम जो नए विकास मॉडल की जरूरत महसूस कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की बात, उसको लगातार इस बात को पहले से ही स्वीकार किया गया है। वसुधा तो कुटुंब है, पूरी धरती एक परिवार है, इस तरह की उन्होंने बात कही। अंत्योदय का उन्होंने विचार दिया, समाज के आखिरी छोर पर खड़ा जो व्यक्ति है, जो दलित है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो निर्धन है, उसको हम सामने कैसे लाएं, इस तरह का विचार उन्होंने प्रतिपादित किया। किसी राष्ट्र के विकास, किसी देश के विकास या किसी समाज के विकास का पैमाना ऊपर पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना विकसित हो गया, इससे नहीं किया जा सकता। सबसे नीचे में जो खड़ा व्यक्ति है, सबसे आखिरी छोर पर खड़ा जो व्यक्ति है, जो सबसे पिछड़ा है, जो सबसे शोषित है, जो दलित है, जो गरीब है, उसका कितना विकास होता है, इससे राष्ट्र का विकास मॉडल तय होता है। इस तरह के विचार दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखे। 1967 के कालीकट अधिवेशन में उन्हें तत्कालीन जनसंघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था और 11 फरवरी 1968 को लखनऊ से पटना जाते हुए संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई थी। और दुर्भाग्य की बात है कि तत्कालीन सरकार के द्वारा उनके हत्या के मामले को भी ठीक तरह से जांच नहीं कराई गई। ये हम सब के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से है। मित्रों, ये तो सामान्य रूप से उनका जीवन रहा, उनकी विचारधारा को मैंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति की दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान बहुत ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आजादी के समय कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिस मंच पर
कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिस मंच पर हर तरह के विचारधारा के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सबकी मान्यता थी कि हमारे विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारी लड़ाई विदेशी शक्तियों से है, अंग्रेजों से है, हमारी लड़ाई आज़ादी के लिए है। हमारे विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के आज़ादी चाहिए थी। इसलिए सारे लोग कांग्रेस के मंच पर लड़ाई लड़ते थे ताकि हमारा आंदोलन कमजोर ना हो। और जब देश को आज़ादी मिली तो गांधी जी चाहते थे, गांधी जी भी चाहते थे कि कांग्रेस का राजनीतिक उपयोग ना किया जाए, बल्कि कांग्रेस को सामाजिक सेवा के संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया और इसी बात के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत पहले भांप गए कि कांग्रेस के माध्यम से इस राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, इस देश को बड़ी ताकत के रूप में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़कर चंद लोगों के साथ जनसंघ की स्थापना की और जिन लोगों के साथ जनसंघ की स्थापना की उसमें सांगठनिक दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जी शुरू से ही जोड़े गए और 10 लोगों को से जो पार्टी जनसंघ की शुरुआत हुई थी वो दीनदयाल उपाध्याय जी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे लोगों के महान सोच और विचार थे, जिसके कारण उस विचार की ताकत थी, उस सोच की ताकत थी कि 10 लोगों में से जो चालू हुई थी 1951 में जो पार्टी, वो आज 18 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ भारत देश की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। दोस्तों, 1952 के आम चुनाव में जनसंघ को महज 3 सीटें मिली थी। 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीट मिली थी, लेकिन उस सोच की ताकत थी, उस महान चेतना की ताकत थी, जिसके कारण आज 300 से अधिक सीटों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर काम कर रही है। और न केवल सरकार बनाई है बल्कि 21वीं सदी के महान राष्ट्र के रूप में भारत को परिवर्तित करने के लिए, भारत को स्थापित करने के लिए जितने भी प्रकार के बेहतर काम हो सकते हैं उन सभी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। दोस्तों, ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है कि जो व्यक्ति एक महान सोच का होता है उस समय उसके सोच का अंदाजा नहीं लगता है। महज 51 वर्ष के उम्र में, 51 साल की उम्र में दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके सोच में, उनके विचारों में इतनी बड़ी ताकत थी कि आज उसी विचार का जो बीज उन्होंने बोया था वो आज एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है और भारत देश के राजनीति को, भारत देश के समाज को, भारत देश के विकास मॉडल को और पूरी दुनिया के विकास मॉडल को, जैसे मैंने अभी बात कही कि प्रकृति को साथ लेकर कैसे विकास करना है, हमारी भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की पद्धति की भी काफी विषय रहा है। तो आज पूरी दुनिया को भी अपने विचारों के माध्यम से, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, सतत विकास के नाम से लगातार दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, भारत देश को प्रभावित कर रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 21वीं सदी के एक महान राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। और इस पूरी यात्रा में अगर कोई आधार है तो दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों का आधार है। अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीएस का सिस्टम लाती है, अगर निःशुल्क नमक दिया जाता है, आप सब लोगों को पता है कि इतिहास में आदिवासी भाई बहनों के शोषण का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम था तो नमक था। चिरौंजी जैसे चीज को भी इकट्ठा किया जाता था आदिवासी भाई बहनों के द्वारा और नमक के बदले में चिरौंजी को दे देते थे। इससे बड़ा शोषण का उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। उसको निःशुल्क नमक की व्यवस्था पीडीएस के माध्यम से की गई। आज प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में संचालित हो रही है। आयुष्मान कार्ड योजना के रूप में 5 लाख रुपए का कार्ड पूरे देश में दिया जा रहा है। गरीब को दी जाने वाले पैसे में कोई डाका ना डाल सके, इसके लिए डायरेक्ट खाते में जो ट्रांसफर हो रहा है, इन सभी विचारों का अगर कोई आधार है तो अंत्योदय का विचार उसका आधार है। भारत जिस विकास मॉडल के साथ आगे बढ़ना चाहता है वह एकात्म मानववाद का विचार है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन्हीं विचारों के आधार पर काम कर रही है और ये विचारों का बीज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोया था 1951 में, उन्हीं विचारों के बीज के कारण महज 10 लोगों से प्रारंभ हुई पार्टी आज 18 करोड़ से अधिक लोगों की सदस्यता के साथ भारत देश की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यह भी मैं कहूंगा कि 1952 में महज
3 सीटें जो मिली थी 1984 में जो 2 सीटें मिली थी, वो आज 300 सीटों से अधिक सीटों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत और पूरी दुनिया को एक नए दिशा देने का काम किया जा रहा है। आतंकवाद से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत की 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इन सभी विचारों का आधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सोच है। इन्हीं बातों को आज के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच रखना चाह रहा था। आज हम आप सब लोग मुझसे जुड़े, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को शाम 7 बजे पुनः मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को मैं अलविदा कहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।